मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। तो शुरू करते हैं इस क्लास को। और इस क्लास में अध्याय 12 पर बेद प्रश्नावली के आगे के प्रश्नों को हल करवाएंगे। और पिछली क्लास में प्रश्न 1 और 2 कंप्लीट करवा चुके हैं। अगर आप लोगों ने कंप्लीट नहीं किए हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कंप्लीट कर लेना है। और इस क्लास में अध्याय 12 पर बेद प्रश्नावली के आगे के प्रश्नों को हल करवाएंगे। तो अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले सभी स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें अपने फ्रेंड सर्किल में। तो इंतजार खत्म हुआ, उड़ाते हैं प्रश्न 3 का गर्दा। तो जय महाकाल, जल्दी लग जा सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल। पेपर में नहीं बवाल होगा। उड़ाते हैं प्रश्न 3 का गर्दा। तो यहां पे लिख लो प्रश्न 3 का हल। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न 3 में आपको टेबल दिख रही है। इससे मतलब नहीं है हिंदी वाले प्रश्नों में टेबल हो या ना हो। आप लोग जैसे हिंदी वाले प्रश्नों को हल कर रहे थे वैसे ही करना है आपको, चाहे आपको हिंदी वाले प्रश्नों में टेबल मिल जाए या ना मिले। तो अभी तक किस तरीके से आप हिंदी वाले प्रश्नों को हल कर रहे थे, देखो यहां पे मेरे प्यारे बच्चों, वन बाय वन सेंटेंस आपको उठाना है और सभी डेटा यहां पे लिख देना है। सबसे पहले क्या लिखोगे, न्यूनतम जेड या फिर अधिकतम जेड। तो प्रश्न 3 का लास्ट सेंटेंस आपको उठाना है और वहीं से आपको मिल जाएगा न्यूनतम जेड या फिर अधिकतम जेड। तो लास्ट सेंटेंस यहां पर आपको दिख रहा होगा। अब देख लो इसमें यहां पर क्या आपको दिख रहा है, न्यूनतम दिख रहा है। मिल गया ना न्यूनतम। जब मिल गया न्यूनतम आपको तो आपको यहां पे लिख देना है न्यूनतम जेड। अब आपको इसकी इकाई लिखना है। हमने आपको बताया हर हिंदी वाले प्रश्नों में कि न्यूनतम जेड या फिर अधिकतम जेड के आसपास 6 शब्द फिक्स होते हैं। जो 6 शब्द फिक्स होते हैं उनमें से एक शब्द आपको मिल जाएगा और वहीं से आपको न्यूनतम जेड की इकाई लिख देना है। तो अगर हम बात करें यहां पर न्यूनतम के पास में क्या लिखा मिल गया, मूल्य। अब मूल्य की इकाई क्या होती है, रुपए होती है। तो आपको यहां पे रुपए लिख देना है। इतना काम करने के बाद अब आपको पता है कि हमको 2 नाम लिखना पड़ते हैं। 2 नाम लिखना पड़ते हैं, वो भी फिक्स। अब 2 नाम कहां से मिलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, जिस सेंटेंस से आपने ये न्यूनतम जेड लिखा है उसी सेंटेंस से आपको मिल जाएंगे 2 नाम फिक्स। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर आपको दिख रहा होगा वांछित आहार के लिए। तो आप देख लो, ऊपर देख लो, मिल जाएंगे आपको आहार। तो यहां पर आपको दिख रहा होगा आहार विध 2 प्रकार के, एक भोज्य एक्स और दूसरा वाई। तो इस सेंटेंस को हम उठा लेते हैं क्योंकि आपको पता है कि 1 बाय 1 सेंटेंस उठाना है और सभी डेटा यहां पे लिख देना है। तो 2 नाम आपको पता चल गए जो फिक्स होते हैं। मेरे प्यारे बच्चों आपको पता चला है पहला नाम भोज्य एक्स, दूसरा नाम भोज्य वाई। अब आपको इसकी क्या लिखना है, इकाई लिखना है और एक्स भी लिखना है। तो देखो यहां पे हम लिख देते हैं भोज्य एक्स को हमने क्या मान लिया, एक्स किलोग्राम। मेरे प्यारे बच्चों भोज्य एक्स को हमने क्या मान लिया, एक्स किलोग्राम। भोज्य वाई को क्या मान लिया, वाई किलोग्राम। क्योंकि आपको पता है पहले वाले नाम को एक्स मानते हैं और बाद वाले नाम को वाई मानते हैं हर एक हिंदी वाले प्रश्नों में। लेकिन यहां पर हमने एक्स की इकाई किलोग्राम ले ली और यहां पर चर वाई की इकाई किलोग्राम ले ली। अब ये कहां से इकाई हमने लिखी है, 4G ट्रिक से आपको बताते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 4G ट्रिक से आपको बताएंगे एक्स की इकाई किलोग्राम और वाई की इकाई किलोग्राम कहां से हमने लिखी है। पहले तो आपको यह काम करना है कि जिस सेंटेंस का यूज हो जाता है उसको हटा देते हैं। तो इस सेंटेंस का यूज हो गया, पहले हटा दो, फिर बाद में बताएंगे इकाई कहां से लिखी है। इस सेंटेंस का भी यूज हो गया है, इसको भी हटाते हैं। 1 बाय 1 सेंटेंस आपको उठाना है और डेटा
सब लिख देना है। अब बात करेंगे हम इकाई की। 4G ट्रिक से आपको बताएंगे। देख लो यहां पे आपको 1 by 1 सेंटेंस में देख लेना है जो बचे हुए हैं, प्रति केजी या फिर प्रत्येक केजी। केजी का मतलब किलोग्राम। कहीं ना कहीं लिखा मिलेगा, या तो प्रति केजी लिखा मिलेगा या फिर प्रत्येक केजी। देख लो कहीं ना कहीं लिखा हुआ आपको मिल जाएगा जो बचे हुए सेंटेंस हैं। तो यहां पर जब हमने देखा मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर देख लो 1 kg भोज्यों में, अब भोज्य x और y हैं। विटामिनों की मात्रा, यहां पे क्या लिखा, विटामिनों की मात्रा निम्नलिखित सारणी में दी गई है। अब विटामिनों की मात्रा, कितने विटामिन है, 1 2 3, और यहां पर क्या दिख रहा, प्रत्येक। तो प्रत्येक के लिए बताया है, विटामिन ए के लिए भी बताया है किलोग्राम मात्रक, और विटामिन बी के लिए भी बताया है किलोग्राम मात्रक, विटामिन सी के लिए भी बताया। तो आपको क्या मिल गया यहां से, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, तो प्रत्येक के लिए किलोग्राम है। तभी हमने यहां पर इकाई लिखी है। आपको समझ में आ गया कि मेरे प्यारे बच्चों हम कहां से लिखते हैं x की इकाई और y की इकाई। ये दो आपको समझ लेना है शब्द जो हमने यहां पे लिखे, प्रति या प्रत्येक। जो बचे हुए सेंटेंस होते हैं वहीं पर आपको देखना है। 100% हिंदी वाले प्रश्नों में आपको मिल जाएगा लिखा हुआ प्रति या प्रत्येक। जब लिखा हुआ मिल जाए तो इकाई आपको लिख देना है। समझ में आ गया? ठीक है। अब इसके बाद आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, जिस सेंटेंस का यूज हो जाता है उसको हटा देते हैं। तो इस सेंटेंस का यूज हो गया, हटा दो इसको। अब इसके आगे करोगे क्या, हमने आपको बताया मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद आपको न्यूनतम जेड पूरा करना है। मीन्स चर एक्स और वाई के 2 पद लिखना है। अब कैसे लिखोगे, कैसे लिखोगे हम आपको बताते हैं। जो बचे हुए सेंटेंस हैं आपको एक सेंटेंस उठाना है, वही सेंटेंस उठाना है जिस सेंटेंस में आपको रुपए लिखा हुआ मिल जाए। तो अगर हमने देखा सेंटेंस यहां पर, ये देख लो रुपए आपको लिखे हुए दिख रहे हैं, रुपए लिखे हुए दिख रहे हैं, वही सेंटेंस उठाना है और उसी सेंटेंस से आपको न्यूनतम जेड पूरा कर लेना है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर भोज्य एक्स के लिए इतने रुपए बताए हैं, तो आपको क्या करना है, आपने क्या माना है भोज्य एक्स को x किलोग्राम। अब आपको गुणा करना है, यहां पे जो रुपए लिखे हैं ना, कितने रुपए दिए गए हैं देख लो मेरे प्यारे बच्चों, 16 रुपए, और प्रति केजी लिख देना है क्योंकि हर एक के लिए बताए गए हैं। केजी से केजी कैंसिल हो जाएगा, x का गुणा 16 में कर देंगे तो 16x रुपए मिल जाएगा। तो रुपए तो मैच हो गया, इसको तो लिखेंगे नहीं, केवल इतना उठा लो और यहां पे लिख दो। ऐसे करके आपको न्यूनतम जेड पूरा करना है। ये ट्रिक हम आपको बता रहे हैं, पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं बताएगा। वो 50 रुपए के टीचर कुछ नहीं जानते हैं जो बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं। जैसा बता दें वैसा काम करो ना, दिक्कत नहीं आएगी। इतने सरल हिंदी वाले सवाल आपको लगने लगेंगे, बता नहीं सकते हैं। जैसे आपने भोज्य एक्स से पहला पद लिखा है न्यूनतम जेड का, ऐसे ही आपको क्या करना है, भोज्य वाई से दूसरा पद लिखना है न्यूनतम जेड का। अब देख लो मेरे प्यारे बच्चों, भोज्य वाई के लिए कितने रुपए दिए गए यहां पे 20। कुछ नहीं करना है, वाई का गुणा करना है किसमें, रुपए 20 और प्रति केजी। तो केजी से केजी कैंसिल, वाई का 20 में गुणा करेंगे तो 20 वाई रुपए मिल जाएगा। अब रुपए तो मैच हो गया, इसको लिखेंगे नहीं, आपको क्या करना है, इतना लिखना है 20 वाई। यहां पर ये फिक्स है, प्लस ही आएगा। अभी तक जितने भी हिंदी वाले प्रश्नों को हल कर रहे थे हमने आपको बताया प्लस ही लेते हैं, चाहे न्यूनतम जेड की बात हो चाहे असीमिकाओं की बात हो। अब इसको हम रफ कर देते हैं। इसके बाद करोगे क्या, जिस सेंटेंस का यूज हो जाता है उसको हटा देते हैं। हटा दो, फिर आपको आगे बताएंगे करना क्या है। इसको हटा देते हैं। अब इसके बाद आपको पता है
कि ये जो दो नाम हैं फिक्स हैं, इनके अलावा आपको दो या दो से ज्यादा नाम मिल जाएंगे, वो फिक्स नहीं होते हैं। वो कहां से मिलेंगे? इन दो नाम के अलावा दो या दो से ज्यादा नाम जो फिक्स नहीं होते हैं 4G ट्रिक से आपको बताएंगे। 4G ट्रिक से बताएंगे इन दो नाम के अलावा कैसे लिखना है। यहां पर जो लिखे जाते हैं, आपको क्या करना है, दो सेंटेंस उठाना है। पहला सेंटेंस उठाना है भोज्य यक्ष का और दूसरा सेंटेंस उठाना है भोज्य वाई का। जो भोज्य यक्ष में आपको शब्द मिलेंगे वही भोज्य वाई के सेंटेंस में आपको मिलेंगे, सेम टू सेम मिलेंगे। तो समझ जाना वही इन दो नाम के अलावा नाम है। तो हमने देखा मेरे प्यारे बच्चों, इस टेबल में मिल गए। पहला सेंटेंस मिला है, ये देखो पहला सेंटेंस मिला है भोज्य यक्ष का। दूसरा जब सेंटेंस हमने देखा भोज्य बाई का, फिर ले लो। तो मेरे प्यारे बच्चों, भोज्य यक्ष का जो सेंटेंस है और भोज्य बाई का जो सेंटेंस है, दोनों के लिए बताया है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी। दोनों सेंटेंसों में सेम टू सेम नाम मिल गए, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी। तो यही वे इन दो नाम के अलावा नाम हैं जो फिक्स नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पे तीन मिल गए हैं तो फिक्स हैं। अब आपको कहां पे लिखना है? यहां पे लिखना है, ठीक है। देखो आपको कैसे लिखना है हम आपको बता देते हैं। विटामिन ए, फिर लिखना है विटामिन बी, फिर आपको लिखना है विटामिन सी। लिख लिया ना? ओके। अब आपको क्या करना है, भोज्य यक्ष के नीचे लिखना है डाटा जो भी आपको टेबल में दिख रहा है, क्योंकि अभी तक जो प्रश्न हल कर रहे थे उसमें टेबल नहीं थी, तो हम सेंटेंसों को देखते थे, लेकिन यहां पर टेबल में सेंटेंस मिल गए, कोई दिक्कत नहीं है। तो डाटा आपको लिखना है भोज्य यक्ष का, भोज्य बाई का। तो यहाँ पे विटामिन ए बताया है 1, तो विटामिन ए के सामने 1 लिख दो। विटामिन बी क्या बताया है 2 है, विटामिन बी के सामने 2 लिखना है, लेकिन भोज्य यक्ष के नीचे ही लिखना है, क्योंकि यही उठा रहे हैं, भोज्य यक्ष उठा रहे हैं। अब आपको विटामिन सी के सामने कितना लिखना है? 3। इतना हो गया, पहला सेंटेंस हो गया ना, इसको हटा दो। जिस सेंटेंस का यूज होता रहता है उसको हटा दो। अब मेरे प्यारे बच्चों, भोज्य यक्ष को यक्ष माना है तो इसमें यक्ष का इंटू करना है। किलोग्राम इकाई नहीं लिखेंगे, क्योंकि जब पूरी अस्मिका बनाते हैं तो इकाई कट जाता है। इकाई क्या होती है? कट जाती है दोनों पक्षों से, पता है आपको। अब आपको भोज्य वाई का सेंटेंस ये वाला उठाना है और डेटा लिख देना है। तो विटामिन ए कितना है? 2, सामने लिखना है। विटामिन बी कितना है? 2, विटामिन बी के सामने 2 लिख दो। विटामिन सी 1 बताया है, विटामिन सी के सामने 1। भोज्य बाई को बाई माना है तो बाई लिख दो। अब जैसे यहाँ पे प्लस लिया ना, यहाँ पर भी आपको प्लस लेना है। अब इनका टोटलिंग आपको मिलेगा। क्या मिलेगा? टोटलिंग। हम आपको बताते हैं कैसे आपको देखना है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बताया है? मिश्रण बताया, मिश्रण, ठीक है। विटामिन ए बताया है 10 मात्रक, तो विटामिन ए के सामने आपको लिख देना है 10। फिर उसके बाद विटामिन बी बताया है कितना है? 12 मात्रक, तो यहाँ पे 12 लिख देना है विटामिन बी के सामने। हमने बताया है इकाई ना लिखो, क्योंकि वो तो कैंसिल हो जाती ना, ठीक है। अब विटामिन सी के सामने क्या लिखना है? 8 मात्रक, तो यहाँ पे विटामिन सी के सामने 8 लिख दो, ठीक है। इसके बाद आपको पता है यहाँ पे अस्मिकाएं यूज करते हैं कैसे? अगर सेंटेंस में अधिकतम लिखा मिल जाए तो लेस देन इक्वल अस्मिका यूज करते हैं, और न्यूनतम लिखा मिल जाए तो ग्रेटर देन इक्वल अस्मिका यूज करते हैं। 10, 12, 8 जिस सेंटेंस से आपने लिखा है, 10, 12, 8 जिस सेंटेंस से आपने लिखा है, उसी सेंटेंस में देख लेना है अधिकतम या फिर न्यूनतम तो नहीं लिखा है। तो हमने देखा यहाँ पे कम से कम लिखा है, तो ये कम से कम किस में जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? कम से कम न्यूनतम में, कम से कम ये न्यूनतम में चला जाएगा, ठीक है। न्यूनतम या कम से कम एक ही बात होती है। तो विटामिन ए का समझ में आ गया, क्या बताया है? कम से कम। कम से कम में यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल अस्मिका यूज कर लो, क्योंकि न्यूनतम के लिए ग्रेटर देन इक्वल अस्मिका यूज होती है।
अब इसके बाद में आपको करना क्या है, विटामिन बी देखना है। यहाँ पे अस्मिका क्या आएगी, विटामिन बी के लिए भी उसने कम से कम बोला है, देख लो 12 मात्रा है, कम से कम बोला है, यहाँ पर भी कम से कम। तो विटामिन ए विटामिन बी के लिए दोनों के लिए बोला है। अब देखो कम से कम में ग्रेटर देन इक्वल यूज कर ली अस्मिका। अब विटामिन सी के लिए देखो कुछ नहीं बोला है, कुछ नहीं बोला है, तो हमने आपको बताया जब सेंटेंस में ना मिले 10, 12, 8 जिस सेंटेंस से आपने लिखा उस सेंटेंस में ना मिले अधिकतम, ना मिले न्यूनतम, तब आपको अस्मिका कहां से यूज करना है, यहां से। न्यूनतम जेड लिखा ना, तो न्यूनतम मैच हो गया, ग्रेटर देन इक्वल अस्मिका यूज करते हैं। तो आपको ग्रेटर देन इक्वल यहां से देख लेना है। समझ में आ गया? अब आपको पता है जिस सेंटेंस का यूज हो जाता है उसको हम हटा देते हैं। तो पूरा का पूरा ये जो है चला गया प्रश्न, ये भी हटा देते हैं, इसका भी यूज हो गया है, चला गया ना पूरा पूरा प्रश्न। ऐसे करके डेटा आपको तैयार करना है। अब इसके बाद आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों कि जो दो अस्मिकाएं लिखते हैं अपने पास से, हिंदी वाले प्रश्नों में दी नहीं जाती हैं। तो दी नहीं जाती हैं, x ग्रेटर देन इक्वल 0, y ग्रेटर देन इक्वल 0, ये नहीं दी जाती हैं, ये अपने पास से लिखना है। इसके बाद आपको करना क्या, आपको पता है अस्मिकाओं को समीकरण के रूप में लिखने पर लिख लो। अब अंताखंड बनाएंगे तो अस्मिकाओं को समीकरण के रूप में लिखने पर लिख लो, अस्मिकाओं को समीकरण के रूप में, ठीक है ना। अब आपको मेरे प्यारे बच्चों पता है पहली अस्मिका यहां पे है, तो x प्लस का 2y इक्वल कितना है 10, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है 10 का भाग लगाना है हर एक पद में, क्योंकि समीकरण का मतलब क्या होता है, ग्रेटर देन आपको हटा देना है, बराबर यहाँ पे यूज करना है। समीकरण बोलते हैं, क्या बोलते हैं, समीकरण बोलते हैं, ठीक है। अब 10 का भाग लगा लो, x के बटे 10 प्लस का 2y के बटे 10 बराबर 1। अंताखंड बनाना है, बराबर 1 चाहिए होता है, काट लो 2 पंचे 10, ठीक है। इतना नोट करो। अब उस साइड हम रफ करेंगे, फिर आगे हल करवाएंगे। इतना नोट कर लो जल्दी मेरे प्यारे बच्चों। रफ हो गया, अब आपको यहां से लिखना है, लिख लो x के अपान 10 प्लस, अब y के अपान क्या दिख रहा है 5, तो यहाँ पे y के अपान 5 लिख लो। ये पहला अंताखंड बन गया, इसे समीकरण 1 डाल दो। अब आपको दूसरा और अंताखंड बनाना है दूसरी अस्मिका से, ठीक है। लिख लो 2x प्लस का 2y इक्वल कितना है 12, लगा लो 12 का भाग हर एक पद में, ठीक है, बराबर 1। 2 से काट लो 6 मिल गया, यहाँ पे काट लो 6 मिल गया, तो x के बटे 6 प्लस y के बटे 6 बराबर 1। इसे समीकरण नंबर 2 डाल दो, ये बन गया है दूसरा अंताखंड। अब तीसरा और अंताखंड बना लो तीसरी अस्मिका से, ये आपको दिख रही है 3x प्लस का y, 3x प्लस y इक्वल 8, भाग लगा लो हर एक पद में 8 का, अंताखंड बना लो बराबर 1। तो मेरे प्यारे बच्चों ये आएगा 8 3 से कटेंगे नहीं, तो 3 नीचे भेज दो, प्लस y के बटे 8 बराबर 1। ये बन गया तीसरा अंताखंड, समीकरण नंबर 3 डाल दो। इसके बाद आपको करना क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपको दिख रहा है x ग्रेटर देन इक्वल 0, तो भाई मेरे समीकरण के रूप में लिखोगे तो ग्रेटर हटा देना है और इक्वल 0 कर लेना है। y ग्रेटर देन इक्वल 0 है, ग्रेटर हटा देना है, y इक्वल 0 लिख देना है। इसके बाद आपको पता है z बराबर 0 लिखते हैं, z का मान वहां से देख लो 16x प्लस का 20y, तो 16x प्लस का 20y बराबर 0, तो 16x बराबर माइनस का 20y, काट लो, ये कट जाएगा 4 से, ठीक है ना, ये 4 से कट रहा है, 4 चौको 16, 4 पंचे 20। तो मेरे प्यारे बच्चों x के बटे y, वहां पे क्या मिला माइनस का 5
और 4 नीचे भेज दो, क्योंकि x के नीचे y लिख दिया, -5 के नीचे 4 लिख दिया। तो हमको क्या मिल गया, यहाँ से बिंदु मिल गया, ठीक है, -5, 4, इतना नोट कर लो। अब डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम के लिए क्या चाहिए, स्पेस चाहिए, तो इसको हम इस साइड रफ करेंगे, तब तक उसको नोट कर लो आप लोग। मेरे प्यारे बच्चों रफ हो गया। अब आपको क्या करना है, स्केल निकाल लेना है, डायग्राम बनाना है। तो देख लो यहाँ पर हम एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींचते हैं, ये खींच गए ऊर्ध्वाधर रेखा। अब बैठ के क्षैतिज रेखा खींचते हैं, ये क्षैतिज रेखा खींच रही है। थोड़ा और इसको बढ़ा देते हैं, क्योंकि प्रथम चतुर्थांश में ही डायग्राम बनेगा, और जब प्रथम चतुर्थांश में डायग्राम बनेगा और उसका गर्दा हम उड़ा देंगे। तो यहाँ पे क्या लिख लो, x अक्ष, ठीक है ना, और ऊपर क्या लिखोगे, y अक्ष। मार्कर ले लेते हैं, चलो भाई यहाँ पे y अक्ष लिख लो। अब अपोजिट बताओ, यहाँ पे y डैश हो जाएगा, इसका अपोजिट यहाँ पे बताओ x डैश हो जाएगा। अब आपको क्या करना है बताइए, अंतराल लेना है। कहाँ से लेना है, अपने पास से। अपने पास से नहीं लेते हैं अंतराल, अंतःखंड से लेते हैं। तो यहाँ पे देख लो x के नीचे 10 है, x के नीचे 6 है, x के नीचे अगर हम यहाँ पे भाग लगाएं 3 दूनी 6, ठीक है, 2 बचेगा तो इतना मिलेगा। अब देखो 3 अंतःखंड है, तो देख लो सबसे ग्रेटर नंबर प्लस का 10 है, प्लस का 6 है और प्लस का 2.6 है, सबसे ज़्यादा 10 मिला है। तो 10 तो आ ही जाएगा ना, अगर 1 2 3 करके अंतराल ले लें, ठीक है, 1 2 3 करके ले लो अंतराल। आप 2 से ले सकते हो अंतराल, 4 से ले सकते हो। तो मेरे प्यारे बच्चों हम यहाँ पे 1 से लेंगे, क्योंकि आराम से कॉपी पे मिल जाएगा ये 10, कॉपी से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। 10 ले लेते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब y अक्ष पे देखो कितना लेना है, अधिकतम देख लो कितना नंबर है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 8 है, तो 8 ले लो, अधिकतम तो 8 मिला ना, ठीक है। जितनी दूरी पर ये आपने अंतराल रखे हैं उतनी दूरी पर आपको धनात्मक y अक्ष पे रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब आपको रेखाएं खींचना है, फिर स्केल की जरूरत पड़ेगी। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे देखो x के नीचे 10 है, y के नीचे 5 है, तो धनात्मक x अक्ष पे यहाँ पे मिल जाएगा 10,0। अब यहाँ पे y के नीचे कितना है, 5 है ना, तो धनात्मक y अक्ष पे 5 गिन लो, 1 2 3 4 5, यहाँ पे मिल जाएगा 0,5। 2 बिंदुओं से एक रेखा खींची जाती है, तो आप लोग खींच लो। तो हम खींच लेते हैं, यहाँ पे देख लो। डायग्राम बनाने में थोड़ा समय लग जाता है, लेकिन समझ में आ जाए डायग्राम, इससे खुशी की बात क्या है, समझा देंगे डायग्राम, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा अंतःखंड दिख रहा है, रेखा खींच लो, x के नीचे 6 y के नीचे 6, तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे मिल जाएगा ना, क्योंकि आपको जो भी दिया गया है यहाँ पे प्लस का 6 दिया गया है, तो धनात्मक x अक्ष पे लेना है, और यहाँ पे प्लस का 6 दिया गया है, धनात्मक y अक्ष पे लेना है। तो 5 और 1 यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 6। 2 बिंदुओं से एक रेखा खींची जाती है, खींच लो। तो खींचते हैं भाई, आप लोग भी खींचते रहो साथ साथ, मज़ा तो तभी आता ना जब साथ साथ काम करो, तो साथ साथ काम करो, ठीक है। ये नंबर 2 डाल दो। अब इसके बाद देख लो तीसरा अंतःखंड 2.6, इसका मतलब क्या, 2.6 आपको धनात्मक x अक्ष पे लेना है। तो धनात्मक x अक्ष पे लेना है, तो देख लो 1 2 2 3 के बीच में मिल जाएगा, तो थोड़ा सा ज़्यादा 2.5 से थोड़ा ज़्यादा यहाँ पे ले लो, ठीक है। तो रखना 8/3,0 ही है, रखना यही है 8/3,0, लेकिन पता कर लिया कि कहाँ पर लेना है। y के नीचे 8 है तो 8 ले लो, प्लस का है तो धनात्मक y अक्ष पे ले लो 8, तो 6 1 7 1 8 यहीं पे मिल जाएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों 2 बिंदुओं से एक रेखा खींची जाती है, खींच लो।
तो दो बिंदुओं से एक रेखा खींची जाती है, तो ये बिंदु और दूसरा ये आपको दिख रहा है। ठीक है, इतना काम करो, कर लिया ना इतना काम। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, नंबर 3 डालना है। अब इसके बाद करोगे क्या, आपको पता है कि हमें एक डब्बा बनाना है। डब्बा कहाँ से बनेगा, ये जो बिंदु दिख रहा है यहीं से बनेगा, -5, 4। तो हमें x का मान मिला है -5 और y का मान मिला है +4, तो -5 ऋणात्मक x अक्ष पे मिलेगा। तो हम क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, डबल ले लेंगे, क्योंकि अंतराल बिंदु के अंतराल चाहे अलग ले लो, चाहे यही जो अंतराल आपने अंतःखंड से लिए हैं इन्हीं का यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब भी अंतराल यूज करना है इन 3 अंतःखंड के बिंदु में, तो 1 2 3 करके ही गिनना है, इतना ध्यान रखना है। बिंदु का अलग सिस्टम होता है। तो अगर हम डबल मार लें यहाँ पे, ठीक है, 1 2 3, कितना चाहिए, धनात्मक y अक्ष पे 4, तो 1 2 3 4 यहाँ पे मिल जाएगा। तो इतनी दूरी पर आपको ऋणात्मक x अक्ष पे लेना है अंतराल। ठीक है, तो 1 कितना लेना है, -5, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, डब्बा बना लो। तो मेरे प्यारे बच्चों बनेगा डब्बा, ये बन रहा है डब्बा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, डब्बे से ही आंसर शीट निकलती है। तो ये डब्बा जरूर बनाना है। वो 50 रुपए के टीचर आपको नहीं बताएंगे, वो कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, 50 रुपए के टीचर क्या कहते हैं, हमने रटा है, आइए आप लोग भी रटिए। हमने तो अपनी जिंदगी खराब ही की है, आप लोगों की कसम खाते हैं खराब करेंगे, लेकिन हम कसम खाते हैं खराब नहीं करने देंगे उन 50 रुपयों के टीचरों को स्टूडेंट का भविष्य। ठीक है, आपको समझ लेना है। अब आपको पता है हमें क्या करना है, एक रेखा और खींचनी है, z बराबर 0, यहाँ पे मार्कर गिर गया है, इधर रख देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो z बराबर 0 की आपको रेखा खींचनी है, तो हमेशा मूल बिंदु से होकर जाएगी, ये लो। अब यही बिंदु आपको लिखना है -5, 4, यहाँ पे -5, 4। ठीक है ना। अब इसके बाद आपको क्या करना है, तीर लगाना है। तो तीर की जानकारी आपको है, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल पे बाहर तीर लगते हैं और लेस देन इक्वल पे अंदर तीर लगाए जाते हैं। तो भैया 1 2 3 ये 3 अंतःखंड आपने बनाए, कहाँ से बनाए, जो स्टार्टिंग में 3 अस्मिकाएं बनाई थी, तीनों की अस्मिकाएं ग्रेटर देन इक्वल ही थी। तो 3 रेखाओं के तीर बाहर लगाना है, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 के। ठीक है, और मेरे प्यारे बच्चों x बराबर 0 y बराबर ये 0, ये रेखाएं बच गई हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों ये x बराबर 0 y बराबर 0, क्योंकि आपको पता है ये तो फिक्स हैं, x बराबर 0 y अक्ष पे मिल जाएगा और y बराबर 0 x अक्ष पे मिल जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ वापस तीर लगाओ। तो पहली रेखा के बाहर तीर लगाओ, ये लोग बाहर तीर लग रहे हैं, ये बाहर तीर लग रहे हैं। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। अब इसके बाद आपको करना क्या है, 2 बची हैं, एक का काम हो गया, इसका हो गया ना, दूसरी ले लो ये वाली ग्रेटर देन इक्वल। ठीक है, बाहर लगाओ तीर, मूल बिंदु के अपोजिट आपको तीर लगाना है, बोलते हैं बाहर तीर। चाहे छोटे छोटे लगा लो, चाहे बड़े बड़े लगा लो, चाहे पास पास लगा लो तीर, चाहे दूर दूर लगा लो, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी आंसर शीट में। अब तीसरी वाली देख लो, ग्रेटर देन इक्वल, अस्मिका का यूज करना है, बाहर तीर लगा लो, मीन्स है मूल बिंदु के अपोजिट डायरेक्शन आपको रखना है। हो गया ना 3 रेखाओं के तीर। अब इसके बाद ये देखो x बराबर 0 y बराबर 0, इसके तीर छोटे छोटे बच्चे जानते हैं, छोटे छोटे बच्चे जानते हैं कि सर आपने तो बता ही दिए हैं। जब ऐसा आ जाए तो आपको पता है ये फिक्स होते हैं तीर, ये क्या होते हैं, फिक्स होते हैं तीर, ये ऐसे ही लगाए जाते हैं। ठीक है, लगा लो। और y ग्रेटर देन इक्वल 0 के तीर लगा लो, y ग्रेटर देन इक्वल 0 के तीर। ठीक है, ये लग रहा है, आपको दिख रहा होगा। अब देखो सारे के सारे तीर क्या बता रहे हैं, कहाँ पे बता रहे हैं, छायांकित करोगे।
तो मेरे प्यारे बच्चों हम बताते हैं आपको। एक तरीका ये होता है जहाँ पे सारे तीर आपस में देखने लगें, सारे तीर आपस में देखने लगें, वहाँ पे छायांकित होगा, देखना है आपको। फिर दूसरा तरीका और बताएंगे। तो पहला तरीका, सारे के सारे तीर आपस में नहीं देख रहे हैं एक दूसरे के, देख लो इस डायग्राम में नहीं देख रहे हैं। अब दूसरा तरीका ये है कि स्केल आपके पास होगी तो कैसे करना है, सबसे आगे वाले तीर देखना है। ये आगे वाले तीर हैं सबसे, इसने क्या बोला, मेरे पीछे छायांकित नहीं होगा आगे होगा, ठीक है। इसने क्या बोल दिया, मेरे पीछे छायांकित नहीं होगा आगे होगा। इसने क्या बोल दिया, मेरे पीछे छायांकित नहीं होगा आगे होगा। ये थोड़ी सी लकीर आपको दिख रही है। इसने क्या बोला, आगे छायांकित होगा मेरे पीछे नहीं छायांकित होगा। इसने क्या बोल दिया, मेरे नीचे छायांकित नहीं होगा ऊपर होगा। ये दूसरा तरीका है, दोनों तरीके यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो हमें ये पता चल गया मेरे प्यारे बच्चों। ये देख लो, ये तीर ये ऐसे करके ले लो, ये क्या बता रहे हैं, बाहरी छायांकित कर लो, तो बाहर हो गया छायांकित। तो बताइए छायांकित के भी कितने होते हैं, रूल 2 होते हैं। सुसंगत क्षेत्र परिबद्ध है, सुसंगत क्षेत्र अपरिबद्ध है। बताइए, थोड़ा हम छायांकित कर देते हैं फिर आपको बता रहे हैं कैसा है। यहाँ पे छायांकित हो गया ना, ठीक है। लिख लो भैया मेरे यहाँ पे सुसंगत क्षेत्र अपरिबद्ध है। क्योंकि अपरिबद्ध इसलिए क्योंकि इस छायांकित की बाउंड्री नहीं है। अब बाउंड्री नहीं है तो अनबाउंडेड बोलते हैं, हिंदी में अपरिबद्ध बोलते हैं, अपरिबद्ध बोलते हैं। लिख लो अनबाउंडेड, ठीक है। अब आपको बिंदु ढूंढना है छायांकित के आसपास। तो छायांकित के आसपास एक ये बिंदु है, देख लेना है। अब आई है आंसर शीट की बारी। एक यहाँ पे मिला है, एक आपको यहाँ पे मिला है। कितने बिंदु हैं छायांकित के आसपास, पहले उसको देख लो। कितने बिंदु हैं छायांकित के आसपास, पहले उनको देख लो। ये एक ये है, तो छायांकित के आसपास हमको 1 2 3 4 बिंदु मिले हैं। इन 4 बिंदु में एक बिंदु मिलेगा, और बिंदु तो मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन आपने स्टार्टिंग में क्या लिखा था, न्यूनतम जेड लिखा था। तो इन 4 बिंदु में आपको एक बिंदु मिलेगा, वो भी न्यूनतम मिलेगा। जो सबसे पहले मिलेगा उसी को बोलेंगे न्यूनतम जेड। तो इसको पहले हम रफ कर देते हैं, फिर आपको लिखवाते हैं। तो रफ करने में थोड़ा सा समय लग जाता है, क्योंकि आपको मेथड बढ़िया बता रहे हैं, तो डरने की बात नहीं है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं पहले मेरे प्यारे बच्चों, न्यूनतम जेड नहीं लिखेंगे, न्यूनतम बिंदु लिखेंगे, क्योंकि बिंदु पहले ढूंढेंगे, बाद में हम न्यूनतम जेड का मान निकालेंगे। अब मेरे प्यारे बच्चों, अब स्केल ले लो। स्केल आपने उठा ली, उठा ली। कहाँ रखना है, ये जेड वाली जो रेखा है ना, जेड बराबर 0, इस पे पटरी रखना है और आगे बढ़ाना है। जो सबसे पहले बिंदु मिल जाए, जो सबसे पहले बिंदु मिल जाए वही न्यूनतम बिंदु होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब हम देखेंगे आगे बढ़ाएंगे तो हमें कौन सा मिलेगा, देखो आगे बढ़ रहा है। तो सबसे पहले कौन सा मिला, यही मिला, यही होगा न्यूनतम बिंदु। जो सबसे पहले मिल जाए छायांकित के आसपास वही न्यूनतम बिंदु होगा। अगर अधिकतम बिंदु देखना होता तो मेरे प्यारे बच्चों, जो बाद में बिंदु होता, जो बाद में बिंदु मिलता, उसको बोलते हैं अधिकतम बिंदु। देखो सबसे बाद में कौन सा मिला है, सबसे बाद में ये वाला मिला है। अगर प्रश्न में अधिकतम होता तो पटरी ऐसे करके खिसकाना थी, जो सबसे बाद में मिलता अधिकतम बिंदु होता। तो ये अधिकतम बिंदु है। और न्यूनतम बिंदु कौन सा है, जो सबसे पहले मिल जाता है। पटरी को आगे खिसकाओ मेरे प्यारे बच्चों, आपने ऐसे पटरी खिसकाए तो सबसे पहले यही मिल गया। समांतर रेखा खींच लो, क्योंकि समांतर रेखा से ये पता लग जाता है मेरे प्यारे बच्चों कि ये जेड की जो रेखा है, इस बिंदु से ये बिंदु जो है जेड की रेखा से कितनी दूरी पर है, ये पता लग जाता है। तो बताइए, ये बिंदु तो हमको मिल गया है। अब x और y का मान आपको मिलेगा। तो थोड़ा सा रफ करेंगे, इसे क्या डाल देते हैं, इसको क्या डाल देते हैं मेरे प्यारे बच्चों, हमने डाल दिया p।
ठीक है, तो आप लोग ग्राफ पे बनाओगे तो आपको लकीर मिल जाएगी सीधी सीधी एक्स अक्ष पे, एक्स अक्ष पे मिल जाएगी ना। लेकिन मेरे पास नहीं है लकीर, तो हम लंब डालेंगे एक्स अक्ष पे। मेरे प्यारे बच्चों, जब लंब हमने डाला तो देख लो यहाँ पे, ये लंब हमने डाला तो हमको कहाँ मिल गया, सीधा सीधा अंतराल पे मिल गया। ठीक है, तो 2 मिल गया एक्स का मान। अब बाई अक्ष पे डाल लो लंब, तो बाई अक्ष पे डाला हमने लंब तो हमको सीधा सीधा अंतराल पे मिल गया। तो गिन लो 1 2 3 4, 4 पे मिल गया, क्योंकि अंतराल हमने अंताखंड से जो यहाँ पे लिए थे वो 1 2 3 करके ही लिए थे। तो 2,4 मिल गया। अब दूसरा तरीका आपको पता ही है, इसको क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेद बिंदु। दूसरा तरीका बता रहे हैं, जो बच्चे ऐसे नहीं निकाल पाते हैं डायरेक्ट बिंदु, तो उन बच्चों के लिए हम दूसरा रास्ता बता रहे हैं, इसको बोलते हैं प्रतिच्छेद बिंदु। अब आपको पता है प्रतिच्छेद बिंदु तभी बोलते हैं जब दो रेखाओं को हल करते हैं, एक्स और वाई का मान निकालते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब देखना है इस बिंदु से कौन सी 2 रेखाएं होकर गुजरी हैं। तो एक तो नंबर 1 वाली गुजरी है, एक तो मेरे प्यारे बच्चों नंबर 1 वाली गुजरी है, और इस बिंदु से दूसरी कौन सी गुजरी है, नंबर 2 वाली गुजरी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, 2 स्टार्टिंग में जो असीमिकाएं हमने बनवाई थी तो उनको लेके हल करना, x का मान 2 मिलेगा और y का मान 4 मिलेगा। जब x का मान 2 और 4 मिल जाए उठा के यहाँ पे रख देना है। तो उसमें ज़्यादा टाइम लगता है, इसमें कम टाइम लगता है। इसमें लंब देखना पड़ता है, x अक्ष पे लंब और y अक्ष पे। x अक्ष पे लंब देखना है तो x का मान मिलता है, y अक्ष पे लंब देखना है तो y का मान मिलता है। तो आपके ऊपर है, आपको बिंदु ना मिले तो समीकरण को हल करना है, लेकिन समीकरण को उन्हीं को हल करना है जिनका ये कटान बिंदु होता है, मीन्स प्रतिच्छेद बिंदु होता है। ठीक है, तो हमको तो डायरेक्ट मिल गया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2,4। तो x का मान मेरे प्यारे बच्चों 2 मिला, y का मान हमको 4 मिल गया। अब इसके बाद आपने भोज्य x को क्या माना था बताइए, x किलोग्राम, तो यहाँ पे 2 किलोग्राम लिख दो। अब आपने भोज्य y को क्या माना था, आपने भोज्य y को माना था y किलोग्राम, तो y का मान कितना है 4, तो 4 किलोग्राम। इसके बाद में आपको न्यूनतम z निकालना है। तो न्यूनतम z बराबर, पहले तो आपको स्टार्टिंग से लिख लेना है जो तुम्हारे पास था। तुम्हारे पास क्या था, 16x प्लस का 20y, यही था। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको करना क्या है, मान रखना है x और y का। तो न्यूनतम z आपको मिल जाएगा, x का मान 2 है, y का मान 4 है। हल कर लो और उड़ा दो इसका गर्दा, उड़ेगा गर्दा। तो जय महाकाल, जल्दी लग जा सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल। पेपर में नहीं बवाल होगा, पाठ 12 रैखिक प्रोग्रामन के हिंदी वाले प्रश्नों को आपको समझा देंगे, आप गर्दा उड़ा सकते हो। तो आपको समझना है। तो 16 दूनी 32 प्लस 4 दूनी 8 मतलब 80। अब जोड़ लो। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमको कितना मिला, 0 2 2 8 3 11, 112 रुपए मिल गए। नोट कर लो, इसका गर्दा उड़ गया। अब आप लोग प्रश्न 4 का हल लिख लो। तो यहाँ पे लिख देते हैं प्रश्न 4 का हल। मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न में भी आपको टेबल दिख रही है। हमने आपको बताया हिंदी वाले प्रश्नों में टेबल दी जाए या ना दी जाए उससे मतलब नहीं होता है। जैसे अभी तक आप हिंदी वाले प्रश्नों को हल कर रहे थे वैसे ही आपको करना है। तो आपको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, वही काम, पुराना काम, 1 by 1 सेंटेंस आपको उठाना है और सारा का सारा डेटा लिख देना है। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, अधिकतम z या फिर न्यूनतम z। तो इस प्रश्न का लास्ट सेंटेंस आपको उठाना है, वहीं पर आपको मिल जाएगा अधिकतम z या फिर न्यूनतम z। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर देख लो, इस प्रश्न का लास्ट सेंटेंस, इस सेंटेंस में आपको मिल जाएगा लिखा हुआ अधिकतम या फिर न्यूनतम। तो आपको यहां पे क्या दिख रहा है, अधिकतम दिख रहा है,
मिल गया ना अधिकतम, जब मिल गया अधिकतम तब आपको यहां पे लिख देना है अधिकतम जेड। अब इसकी इकाई भी लिखना है मेरे प्यारे बच्चों। हमने आपको बताया कि अधिकतम या फिर न्यूनतम के आसपास जो 6 शब्द आपको बताए थे उनमें से एक शब्द आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। तो देखते हैं यहां पर आपको दिख रहा होगा ये लाभ लिखा हुआ अधिकतम के पास में। तो लाभ की इकाई क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों? रुपए। रुपए होती है, तब आपको यहां पे रुपए लिख देना है। अब इसके बाद क्या करोगे? इसके बाद आपको 2 नाम फिक्स जो मिलेंगे वही लिखना है। अब कहां पर मिलेंगे 2 नाम फिक्स? जिस सेंटेंस से आपने अधिकतम जेड लिखा है उसी सेंटेंस से आपको 2 नाम मिलेंगे, वो भी फिक्स। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब हमने यहां पे देखा इस सेंटेंस में तो आपको दिख रहा होगा ए प्रकार और यहां पे बी प्रकार। आपको यहां पर भी दिख रहा होगा खिलौने के प्रकार ए बी। अगर सेंटेंस इसकी बात करें यहां पर भी दिख रहा होगा। मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर 3 जगह मिला है 2 नाम जो हम ढूंढते थे, इस प्रश्न में मिले हैं 3 जगह लिखा हुआ। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, पहला सेंटेंस वही उठाना है जिस सेंटेंस से आपने अधिकतम जेड लिखा है, उसी सेंटेंस से आपको 2 नाम मिलेंगे। यहां पर तो 3 मिल रहे हैं लेकिन सभी प्रश्नों में ऐसा नहीं होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको लिख देना जब 2 नाम मिल गए, ए प्रकार मिल गया और फिर दूसरा नाम क्या मिल गया? बी प्रकार। अब आपको पता है पहले नाम को हम क्या मानते हैं? यक्स। तो यहां पर हम क्या लिख लेते हैं? खिलौने। बता देंगे ये शब्द कहां से लिखा है, पहले इसको देख लो। दूसरे नाम को क्या मानते हैं? वाई। तो यहां पर जो यहां पे लिखा ना खिलौने, वही आपको यहां पे लिखना है। तो हम आपको बताते हैं ये शब्द कहां से आया है, 4G ट्रिक से। मेरे प्यारे बच्चों, आपको पूरे प्रश्न में देखना है प्रति खिलौने या प्रत्येक खिलौने लिखा हुआ आपको मिलेगा 100%, क्योंकि 4G ट्रिक कभी भी फेल नहीं जाती है। देख लो कहां कहां आपको दिख रहा है, किस सेंटेंस में लिखा हुआ दिख रहा है, प्रति खिलौने या प्रत्येक खिलौने। मेरे प्यारे बच्चों, जब हमने देखा यहां पर देख लो प्रकार के खिलौने, प्रकार मतलब प्रत्येक, यहां पर दिख रहा है प्रत्येक। ठीक है, मिल गया, मिल गया ना। तो और दूसरी जगह देख लो क्या दिक्कत है, आपको मिलेगा 100% किसी ना किसी सेंटेंस में प्रति खिलौने या फिर प्रत्येक खिलौने। तो यहां पर आपको मिल गया प्रत्येक खिलौने, ये लिखा हुआ। तो ऐसे करके आपको सेंटेंस में ढूंढना है जो यहां पर एक्स के बाद में इकाई लिखी जाती है। यही ट्रिक है, इसके अलावा कोई ट्रिक नहीं है। या फिर यहां पर बताया गया है कि दर्शाइए, मतलब सिद्ध करना है। प्रकार ए के 15 खिलौने और प्रकार बी के 30 खिलौने। तो यहां पर आंसर शीट बता दी है, या तो यहां से देख लो। बाई चांस अगर प्रश्न में ना लिखा हो तो सिद्ध कीजिए, तब जैसे हमने आपको बताया वैसे ही ढूंढना है एक्स और वाई की इकाई। इतना काम हो गया। अब आपको पता है हम क्या करते हैं इसके बाद, जिस सेंटेंस का यूज हो जाता है उसको हम हटा देते हैं। और इतना ध्यान रखना है, इसे हटाएंगे जरूर इस सेंटेंस को, लेकिन 15-30 आपको आंसर शीट निकालना है जब डायग्राम बनाना है, क्योंकि यहां पर बताया गया है सिद्ध कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम हटा तो देते हैं लेकिन आप लोग ध्यान रखना है 1 बाय 1 सेंटेंस उठाना है और सारा का सारा डेटा लिख देना है। तो इस सेंटेंस को भी हटा देते हैं क्योंकि इसका भी यूज हो गया है। जैसा बता रहे हैं रैखिक प्रोग्रामन का प्रश्न हिंदी वाले, वैसे ही आपको करना है। वो 50 रुपए के टीचर आपको नहीं बताएंगे, वो 50 रुपए के टीचर आपको नहीं बताएंगे। उन्होंने बोला है कि हमने रटा है, आइए आप भी रटिए। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं आपको बताऊंगा ट्रिक कि कैसे हिंदी वाले प्रश्नों को लगाया जाता है। अभी तक ऐसी ट्रिक नहीं मिली होगी। पूरे यूट्यूब पे चैलेंज है मेरा,
कोई टीचर नहीं बता सकता जैसे हम बता रहे हैं, और ऐसे ही आपको काम करना है। हिंदी वाले प्रश्नों में A to Z प्रश्न लगने लगेंगे आपसे। अब इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 2 नाम आपने लिख लिए। अब आपको पता है हम पूरा काम मीन्स अधिकतम Z पूरा करेंगे। कैसे करोगे? आपको वो सेंटेंस उठाना है जिस सेंटेंस में रुपए लिखा हुआ मिल जाए। तो रुपए लिखा हुआ मिल जाए, हम उस सेंटेंस को उठाएंगे। तो आपको दिख रहा होगा यदि से लेके ये सेंटेंस गया है यहां तक, यहां पर रुपए लिखा हुआ दिख रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों प्रकार ए और आगे लिखा है बी प्रकार। तो ए प्रकार के लिए 7.50, ठीक है ना, इतना बताया है। लेकिन इसको कैसे लिखोगे यहां पे हम आपको बताते हैं। आपको यहां पर लिखना पड़ा खिलौने, तो हमने आपको बताया यहां पे लिखना पड़ता है प्रति में, और इसका यक्ष खिलौने का इंटू कर दिया जाए किसमें? इन रुपयों में। तो रुपए मेरे पास निकलेंगे से 7.5 यक्स, 0 ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है। इतना मिला, जितना मिला उतना यहां पे आपको लिख देना है। ऐसे करके अधिकतम Z पूरा करना है। अब प्लस जैसा काम आपने ए प्रकार के लिए किया वैसे ही काम बी प्रकार के लिए करना है, दूसरा पद लिख जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों फिर देख लो, हमने बी प्रकार उठाया है रुपए 5, तो यहां पे देखो रुपए 5 और प्रति खिलौने लिख देना है, ठीक है ना। और बी प्रकार वाई खिलौने माना है, तो देख लो यहां पे खिलौने से खिलौने कट गया, तो हमको गुणा करना पड़ा 5 में बाई का। तो रुपए कितने मिल गए? 5 बाई। रुपए रुपए मैच हो गया, केवल और केवल यहां पर आपको 5 वाई लिख देना है। अधिकतम Z पूरा हो गया। अब पूरा होने के बाद आपको पता है जिस सेंटेंस का यूज होता रहता है या हो जाता है उसको हटा देते हैं। तो इसको हम हटा देते हैं, हट गया, ये सेंटेंस चला गया। कहाँ गया आपको पता है, लिख गया सब कुछ इसका। अब मेरे प्यारे बच्चों इसके बाद जो 2 नाम फिक्स होते हैं उनके अलावा आपको नाम लिखना है। और कहां से मिलेंगे? 2 या 2 से ज्यादा नाम वो फिक्स नहीं होते हैं, तो ये भी हम आपको 4G ट्रिक से बताएंगे। इसके अलावा, इन 2 नाम के अलावा जो नाम आपको यहाँ पे लिखना पड़ते हैं वो कहां से मिलेंगे आपको पता है। 1 by 1 सेंटेंस उठाना है, मिल जाएंगे। अगर हम बात करें इन 2 नाम के अलावा, तो आपको क्या करना है, ए प्रकार का सेंटेंस और बी प्रकार का सेंटेंस उठाना है। जो ए प्रकार के सेंटेंस में नाम मिलेंगे 2 या 2 से ज्यादा, वही सेम टू सेम बी प्रकार के सेंटेंस में आपको नाम मिल जाएंगे, सेम टू सेम। इतना ध्यान रखना दोनों सेंटेंसों में। तो ए प्रकार बी प्रकार का जब सेंटेंस देखा तो मेरे प्यारे बच्चों हमको यहीं पर मिल गया, टेबल में मिल गया। ये ए प्रकार का सेंटेंस है, तो यहां पर नाम क्या दिख रहे हैं भैया? मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3। अब बी प्रकार का सेंटेंस उठाना है, फिर उठा लिया बी प्रकार का सेंटेंस इसी टेबल से। जो ए प्रकार के लिए 3 मशीनें वही बी प्रकार के लिए 3 मशीनें हैं, हमने आपको पहले ही बताया है। जो इस सेंटेंस में और बी प्रकार के सेंटेंस में जो नाम मिलेंगे वो सेम टू सेम मिलेंगे। तो समझ जाना है इन 2 नाम के अलावा जो नाम आपको यहां पे लिखना है वही हैं। तो आपको पता चल गया, पता चल गया तो आपको यहां पे लिख देना है मशीन पहली, फिर थोड़ा नीचे मशीन दूसरी, फिर थोड़ा नीचे मशीन तीसरी। ये लो मशीन तीसरी, ठीक है ना। अब आपको अस्मिकाएं बनाना है। देखो मेरे प्यारे बच्चों कैसे बनेंगे। ए प्रकार का सेंटेंस अभी आपने पकड़ा था, बी प्रकार का सेंटेंस आपने पकड़ा था, वहीं से आपको अस्मिकाएं बनाना है। तो मेरे प्यारे बच्चों मशीन 1 के सामने किया है 12 आपको लिखना मशीन 1 के सामने, लेकिन ए प्रकार के नीचे मशीन दूसरी में, मशीन दूसरी के सामने कितना बताया 18।
लेकिन लिखना है ए प्रकार के नीचे। फिर मशीन तीसरी के सामने 6 बताया है तो यहाँ पे लिखना लेकिन ए प्रकार के नीचे। इतना काम करना है। फिर आपने x माना है, x का गुणा कर देना है। मात्रक नहीं लिखते हैं क्योंकि अस्मिका पूरी बनती है तब मात्रक कट जाता है, इसीलिए नहीं रखेंगे मात्रक। अब आपको बी प्रकार का सेंटेंस उठाना है और लिख देना है। जैसे आपने ए प्रकार का सेंटेंस उठाया और लिख दिया, ऐसे ही बी प्रकार का सेंटेंस है 609 लिख देना है। तो 609, ठीक है ना, क्योंकि मशीन एक के सामने 6 बताया, मशीन सेकंड के सामने 0 बताया, मशीन तीसरी के सामने 9 बताया, हमने लिख दिया। अब बी प्रकार माना है y का गुणा कर दो, कर दिया। बीच में आपको पता है यहाँ पे प्लस यहाँ पे प्लस, ये फिक्स है। इसके बाद आपको टोटलिंग मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा तो देख लो, यहाँ पर बताया गया है प्रत्येक मशीन। ये क्या बोला है, प्रत्येक मशीन, चाहे मेरे प्यारे बच्चों पहली मशीन हो, चाहे दूसरी हो, चाहे तीसरी हो, उसके सामने ही आपको लिखना है। लेकिन उससे पहले क्या करेंगे, जिस सेंटेंस का यूज हो जाता है उसको हटा देते हैं। इसको हटा दो, और जो इस सेंटेंस का भी यूज हो गया है, इतना ध्यान रखना, क्योंकि ये जो सेंटेंस दिया गया वो टेबल ये जो सेंटेंस दिया गया वो टेबल के लिए ही दिया गया है, तो इसको भी हटा दो। जिस सेंटेंस का यूज होता रहता है उसको हटाते रहते हैं, ठीक है। अब आपको यहां पर वापस आ जाना है और आपको देखना है 6 घंटे। तो यहां पर देख लो, यहां पर हम लिखते हैं 6 घंटे। अब मेरे प्यारे बच्चों, जो आपने 12, 6, 18, 0 और 6, 9 लिखा है, इसकी इकाई देख लो, मिनटों में बताइए। तो मिनटों में बताइए, तब आपको इसको मिनट में चेंज करके लिखना है। यहाँ पे इतना ध्यान रखना है। तो बताइए 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 होते हैं। गुणा कर लो 360, तो यहाँ पर कितना आएगा 360 आएगा। मिनट में चेंज कर लिया, ठीक है। ऐसे ही आपको मशीन सेकंड के सामने लिख देना है 360, ऐसे ही आपको मशीन थर्ड के सामने लिख देना है 360। अब आपको क्या करना है, अस्मिका यूज करना है। लेस देन इक्वल आएगी यहाँ पे कि ग्रेटर देन इक्वल आएगी, यहाँ पर भी लेस देन इक्वल आएगी या फिर ग्रेटर देन इक्वल आएगी, यहाँ पर भी लेस देन इक्वल आएगी या फिर ग्रेटर देन इक्वल आएगी। तो कैसे आएगी, तो हमने आपको बताया कि अधिकतम के लिए मेरे प्यारे बच्चों लेस देन इक्वल अस्मिका यूज करते हैं, और न्यूनतम के लिए ग्रेटर देन इक्वल अस्मिका यूज करते हैं। तो आपने जहां से 360 360 360 लिखा, उसी सेंटेंस में आपको देख लेना है अधिकतम या न्यूनतम तो नहीं लिखा है, मिल जाएगा। अस्मिकाएं आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर अधिकतम बताया गया। अब अधिकतम में क्या अस्मिका यूज करते हैं, लेस देन इक्वल। तो तीनों के लिए लिखना है आपको लेस देन इक्वल, ठीक है। इसके बाद आपको पता है 2 अस्मिकाएं नहीं दी जाती हैं हिंदी वाले प्रश्नों में। पहले इसको हटा देते हैं, जिस सेंटेंस का यूज होता रहता है उसको हटाते रहते हैं। पूरा प्रश्न चला गया। अब जो 2 अस्मिकाएं नहीं दी जाती हैं हिंदी वाले प्रश्नों में, उसको आप अपने पास से लिखना है, ठीक है। x ग्रेटर देन इक्वल 0, y ग्रेटर देन इक्वल 0। इसके बाद आपको पता है क्या करते हैं, अंतःखंड बनाते हैं। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको, अस्मिकाओं को मार्कर चेंज कर लेते हैं, अस्मिकाओं को समीकरण के रूप में लिखने पर लिख लो। पहली अस्मिका देख लो, यहाँ पे बताया है 12x प्लस का 6y बराबर 360। अब भाग लगा दो हर एक पद में 360 का। तो यहाँ पे 12x के बटे 360 प्लस 6y के बटे 360 बराबर 1। कट्टा पिट्टी कर लो, 12 तियां 36, यहाँ पे 30 आ जाएगा, यहाँ पे 60 आ जाएगा, ठीक है। इतना नोट करो। अब उस साइड हम रफ करेंगे और बताएंगे कैसे अंतःखंड बनेंगे, दूसरी अस्मिका और तीसरी अस्मिका, ठीक है। इसको हम रफ कर देते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, रफ हो गया। अब आपको यहां से लिखना है, देख लो यहाँ पे क्या है, x के अपान 30 फिर प्लस y के अपान देख लो कितना है 60। तो y के अपान 60 बराबर 1। इसे समीकरण 1 डाल लो, पहला अंतःखंड बन गया, ठीक है। इसके बाद में आपको दूसरा बनाना है। दूसरी अस्मिका ले लो,
18x प्लस का कितना है 0 बाई बराबर 360 लिखना है। इसका अंताखंड नहीं बनेगा, क्यों? क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा। तो 18x प्लस का 0 बराबर 360। तो x बराबर निकालो 360 बटे 18, 18 से काट लो, 18 दूनी 36, तो x बराबर 20 मिल गया। अंताखंड उसी का बनता है, अंताखंड उसी का बनता है जिस समीकरण में x और y दो चर होते हैं। ठीक है, सिंगल चर से कभी भी अंताखंड नहीं बनता है। तो यहाँ पे चर y चला गया था, x बचा केवल, तो अंताखंड नहीं बनेगा, इतना ध्यान रखना है। अब देख लो यहाँ पर तीसरी असीमिका है, इसका अंताखंड बना लो, इसका बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे चर x और y के दो पद हैं और बराबर में 360 है, बराबर में 360 है तो अंताखंड बन जाएगा। अगर बराबर में 0 होता तो अंताखंड नहीं बनता, इतना ध्यान रखना। अब भाग लगा दो हर एक पद में, 360 का लगा दो, बराबर 1 काट लो, 6 से कट जाएगा 60 आएगा, यहाँ पे 40 आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें यहाँ पे x के बटे हमें 60 मिला और प्लस y के बटे देख लो यहाँ पे कितना मिला, x के नीचे 60 लिख दिया, y के नीचे 40 लिख दिया, समीकरण डाल लो नंबर 3। ठीक है ना। अब इसके बाद में दो बने हैं। अब आपको x बराबर 0 लिख देना है। यहाँ पे देखो x ग्रेटर देन इक्वल 0 है, x बराबर 0 लिख दो, इसे नंबर 4 डाल दो। यहाँ पे देखो y ग्रेटर देन इक्वल 0 है तो y बराबर क्या लिख दो, 0 लिख दो। ठीक है, इसके बाद आपको पता है क्या करते हैं, पुट z बराबर 0। अब z का मान रख लो, यहाँ से कितना है 7.5x, फिर उसके बाद प्लस का 5y बराबर 0। अब यहाँ से बिंदु निकालो, तो x के बटे y कितना आएगा, माइनस का 5 बटे 7.5, कट्टा पिट्टी कर लो, 5 एकम 5, 5 एकम 5 कितना बचा, 2 बचा ना, दशमलव लगा लो, 5 25 कट गया ना। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से कितना मिला बताइए, माइनस 1 बटा 1.5। बिंदु तो पता चल गया, बिंदु पता चल गया, लिख लो माइनस का 1 कामा 1.5। मेरे प्यारे बच्चों जैसे आपने 1.5 लिखा ऐसे लिखो, चाहे दशमलव हटा के 10 बटे 15 लिख लो, फिर कट जाएगा 5 दूनी 10, 5 3 15, तो 2,3 भी लिख सकते हो मेरे प्यारे बच्चों, माइनस 2,3 भी लिख सकते हो, या फिर ऐसे ही लिखा रहने दो, आंसर शीट में अंतर नहीं पड़ेगा। बताओ भैया हल कर लें, चलो आपकी मर्जी, हम हल कर देते हैं। तो दशमलव हटाओ, ऊपर 10 बढ़ेगा, काट लो, 5 दूनी 10 और 5 3 15। तो मेरे प्यारे बच्चों ऊपर मिला माइनस का 2, नीचे कितना मिला 3 मिला, माइनस 2,3। समझ में आ गया होगा। पहले हमने 5 से काटा, 5 एकम 5, 5 25, फिर उसके बाद हमने दशमलव हटाया, ऊपर 0 बढ़ा लिया, 5 से काट लो, 5 दूनी 10, 5 3 15, या दशमलव में रखो बिंदु, आंसर शीट में अंतर नहीं पड़ेगा, इतना ध्यान रखना, क्योंकि इससे क्या बनता है, डब्बा बनता है। और डब्बा आपको पता है, चाहे छोटा बना लो मेरे प्यारे बच्चों, चाहे बड़ा बना लो, चाहे डब्बा छोटा बना लो और चाहे बड़ा बना लो, दिक्कत नहीं आती है आंसर शीट में। अब इसके बाद आपको डायग्राम बनाना है, पहले इस साइड हम रफ करेंगे, फिर उसके बाद डायग्राम बनाएंगे। इसको हम रफ कर देते हैं मेरे प्यारे बच्चों, रफ हो गया। अब आपको क्या करना है, स्केल निकाल लेना है। तो देख लो यहाँ पर ऊर्ध्वाधर रेखा खींच देते हैं। ठीक है, थोड़ा मार्कर नहीं चल रहा है, दूसरा ले लेते हैं। डायग्राम आपको समझना है, क्योंकि रैखिक प्रोग्रामन में डायग्राम का ही खेल है। जिस बच्चे के डायग्राम समझ में आ गए, जितने प्रश्न बता रहे हैं, उसी से परीक्षा में लगेगा प्रश्न, ये मेरा आपसे वादा है। तो आपको डायग्राम समझना है, ठीक है। थोड़ा और बढ़ा लेते हैं इसको, आपको समझना है, ठीक है ना। ये ऊर्ध्वाधर रेखा खींच रहे हैं, तो यहाँ पर आपको क्या लिख देना है, x अक्ष लिख देना है, और यहाँ पर आपको y अक्ष लिख देना है, और इस साइड आपको x डैश लिख देना है और नीचे y डैश।
ठीक है ना। अब आपको पता है हमें क्या करना है, अंतराल लेना है। अपने पास से नहीं लेते हैं अंतराल, अंतःखंड से लिए जाते हैं। तो देख लो अधिकतम x के नीचे 10 है और यहाँ पे देखो ये 20 मिला, यहाँ पे 60 मिला। तो मेरे प्यारे बच्चों 10 से लेंगे तो 6 लाइनें करना पड़ेंगी, 10 से लेंगे तो 6 लाइनें करना पड़ेंगी, 5 से ले लो, ठीक है आपकी मर्जी, चाहे 10 से ले लो। 5 से हम लेंगे थोड़ा बड़ा बन जाएगा, आपको आपके समझ में आ जाएगा डायग्राम। तो हम 5 से लेंगे, 5 से लेंगे, अधिकतम मेरे पास 60 है तो 5 का भाग लगा लो, 5 एकन 5, 5 दूनी 10, 12 लाइनें लेना पड़ेंगी धनात्मक एक्स अक्ष पे, क्यों 12 पंचे 60। तो 12 लाइनें ले लो 5 की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब देखो बाई के नीचे अधिकतम 60 है, यहाँ पे 40 है, तो ठीक है 12 ही लाइनें आपको लेना पड़ेंगी धनात्मक बाई अक्ष पे, क्योंकि एक से नीचे 60 था तो 12 लाइनें आपने ली यहाँ पे, जो 12 पंचे 60, 5 का अंतराल रखा, तो यहाँ पर भी आपको दिख रहा है 60, ठीक है 12 ही ले लो। यहाँ पे एक मार्कर नहीं चल रहा है, दूसरा ले लेते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब आपको रेखाएं खींचना है। पहली देख लो x के नीचे 30 है, कहाँ पे मिलेगा बताओ, 5 का भाग लगा दो फिर गिन लो, 5 का भाग लगाओ, 5 छक्का 30, तो 6 आपको ये लाइनें गिनना है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा 30,0। अब बाई के नीचे कितना है 60 है, तो सबसे लास्ट में मिलेगा क्योंकि अधिकतम यही लिया था। तो 2 बिंदुओं से एक रेखा खींची जाती है, आपको खींचना है, स्केल से खींच लो भाई। 2 बिंदुओं से एक रेखा खींची जाती है, तो यहाँ पे खींच लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसको नंबर 1 डाल दो, ठीक है। इसके बाद में आपको x बराबर 20 दिख रहा है, तो x बराबर 5 10 15 20 यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो x बराबर जितने ही मान होते हैं वो बाई अक्ष के समांतर, बाई अक्ष के समांतर आपको रेखाएं खींचनी है, जितने ही x के बराबर मान दिए जाते हैं। तो 5 10 15 20 खींच लो बाई अक्ष के समांतर, ये खींच गई बाई अक्ष के समांतर। नंबर 2 डाल दो, यहाँ पे कितना मिलेगा बताओ, यहाँ पे मिल जाएगा 20,0। ये नंबर 2 डालना है आपको, काउंटिंग करते ना बाद में, इसलिए नंबरिंग जरूर करना। x के नीचे 60 मिला तो लास्ट में मिलेगा ना 60,0 यहाँ पे। y के नीचे 40 है, 5 का भाग लगा दो, पता लग जाएगा कितना हम यहाँ पे काउंट करेंगे। तो 5 अट्ठे 40, ठीक है 8 ले लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 0,40, 5 अट्ठे 40। मार्कर चेंज कर लेते हैं, दूसरा ले लेते हैं और एक रेखा खींच लेते हैं। 2 बिंदुओं से एक रेखा खींची जाती है, तो 60 पे 40 खींचना है, 60 पे 40 आपको खींचना है। तो लो नंबर इसे क्या डाल दो, 3 नंबर डाल दो, वहां पे देखो 3 नंबर ही पड़ा होगा, ठीक है। x बराबर 0 y बराबर 0, इसे नंबर 4 डालो, बाई अक्ष पे मिल जाएगा x बराबर 0, और y बराबर 0 कहाँ पे मिलेगा, x अक्ष पे मिलेगा, इसे नंबर 5 डाल दो। इसके बाद आपको डब्बा बनाना है, x का मान -2 है, y का मान 3 है, तो x का मान -2 है, इधर ले लो 1 2, यही अंतराल यूज कर लो। हमने आपको बताया था बिंदु जब हम काउंट करते हैं तो 1 2 3 करके ही काउंट करते हैं। जैसे आपने अंतराल तो लिया 5 10 15 20, 5 का अंतराल लिया, तो 5 का अंतराल लिया हम बिंदु में यूज कर लेंगे, कैसे 1 2 3 करके, ये बिंदु की खास वजह होती है, तो ये आपको सीखना है। तो जब हम लेंगे x बराबर -2, यहाँ पर तो मिल गया -2, अब y बराबर कितना 3 है, तो इसी को काउंट कर लो, है तो 5 का अंतराल, लेकिन जब बिंदु लेते हैं तो इसी को 1 2 3 करके गिनना है, ठीक है। आप लोग भी गिनना है 1 2 3, तो यहाँ पर हमको मिल गया, ठीक है। अब डब्बा बनाओ, जब डब्बा बनेगा ना ये,
और ये डब्बा आपको सीखना है क्योंकि इसी से तो आंसर शीट निकलती है। ये डब्बा बन गया। अब यहाँ पे लिख लो -2, 3। अब ये जेड की रेखा है, मूल बिंदु से खींचना है। जेड बराबर आपको 0 लिख देना है, ठीक है। इसके बाद आपको करना क्या है, तीर लगाना है। चलो तीर लगाना है, तो तीर तो आपको पता ही है, ग्रेटर देन इक्वल पे बाहर तीर लगाए जाते हैं और लेस देन इक्वल पे अंदर तीर लगाए जाते हैं। तो देख लो जितने आपने अंताखंड बनाए थे, मीन्स समीकरण बनाए थे, उनकी अस्मिकाएं देख लो। इसकी अस्मिका क्या थी बताइए, लेस देन इक्वल, ठीक है। इसकी भी अस्मिका लेस देन इक्वल और इसकी भी अस्मिका क्या थी, लेस देन इक्वल। तो तीनों आपको मिल गए हैं लेस देन इक्वल। तो आपको पता है लेस देन इक्वल पे अंदर तीर लगाए जाते हैं। पहली रेखा आपको ये दिख रही है, पहली रेखा, अंदर तीर लगाओ। अंदर तीर का मतलब ये है कि मूल बिंदु की तरफ आपको इन तीर के डायरेक्शन रखना है, ठीक है ना। ये आपको समझना जरूर है मेरे प्यारे बच्चों। अब ये देख लो यहाँ पे नंबर 2 लेस देन इक्वल, x बराबर 20 वाली जो लाइन है उसको आपको क्या करना है, आपने स्टार्टिंग में अस्मिकाएं यूज की थी लेस देन इक्वल, तो आपको पता है कि लेस देन इक्वल पे अंदर तीर लगाए जाते हैं। तो आपको अंदर तीर लगा लेना है। अंदर तीर का मतलब होता है मूल बिंदु की तरफ आपको डायरेक्शन रखना है। तो हम यहाँ पे मूल बिंदु की तरफ डायरेक्शन रखेंगे तो बोलेंगे अंदर तीर लग रहे हैं, नंबर 2, ठीक है। अब नंबर 3 बताइए, यही है अंताखंड, इसकी अस्मिका क्या थी, लेस देन इक्वल। तो लेस देन इक्वल पे अंदर तीर लगा लो, मूल बिंदु की तरफ आपको क्या करना है, इन तीर की दिशा देनी है। चलो दे दी दिशा। अब मेरे प्यारे बच्चों इसके बाद आपको पता है x बराबर 0, y बराबर 0, इनके तो तीर फिक्स होते हैं। तो x ग्रेटर देन इक्वल 0 और y ग्रेटर देन इक्वल 0, इसके तो आपको पता है ना, लगा लो तीर। ये लग रहे हैं तीर, इसी पे लगा लेते हैं, ठीक है, जो अंतराल हमने लिए हैं, क्योंकि बिंदु निकालने में दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर ले लो, ऐसे ही आपको इसके लगा लेना, इसके ऊपर लगते हैं, इसके क्या लगते हैं, ऊपर लगा लो, ऊपर। अब देखो कहाँ पे मिल गए सारे के सारे तीर। 2 तरीके होते हैं छायांकित करने के, सारे के सारे तीर जहाँ पे मिल जाते हैं वहाँ पे छायांकित होता है, या फिर दूसरा तरीका आपको स्केल रखना है और देखना है कि आगे छायांकित नहीं होगा, ऊपर होगा, इधर नहीं होगा, उधर होगा। एक तरीका वो है। तो पहला तरीका देख लो, जहाँ पे सारे के सारे तीर मिल जाते हैं वहीं पे छायांकित होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों जब हमने देखा सारे के सारे तीर यहाँ पे देख रहे हैं तो यही छायांकित होगा। अब दूसरा तरीका भी बता देते हैं आपको। जैसे आपने स्केल ली, इस लाइन ने क्या बोला, मेरे पीछे छायांकित नहीं होगा, आगे होगा। इस लाइन ने क्या बोला, मेरे नीचे छायांकित नहीं होगा, ऊपर होगा। इस लाइन ने क्या बोल दिया बताओ, इस लाइन ने मेरे पीछे छायांकित नहीं होगा, आगे होगा। लेकिन ये जो आपको यहाँ से लाइन दिख रही है, इस लाइन ने क्या बोल दिया, आगे छायांकित होगा, पीछे नहीं होगा। लेकिन यहाँ से फिर ये वाली देखना है लाइन, इस लाइन ने क्या बोल दिया, पीछे छायांकित नहीं होगा, आगे होगा। तो हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं, देखो इसके तीर यहाँ तक आए, फिर ऐसे करके पकड़ना है, ये पकड़ना है, ऐसे करके, ये ऐसे करके देखना है सारे के सारे तीर मिल गए हैं। ऐसे छायांकित करना है जैसे हमने आपको बताया है, ठीक है। अब इसको छायांकित कर देते हैं। छायांकित तो हो गया मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन छायांकित भी 2 तरीके होते हैं। बताइए पहला तरीका क्या होता है, सुसंगत क्षेत्र परिबद्ध होता है। दूसरा तरीका सुसंगत क्षेत्र अपरिबद्ध होता है। अब आपको देखना है, अगर ये घिरा हुआ है छायांकित, तब हम बोलेंगे सुसंगत क्षेत्र परिबद्ध है, और छायांकित जो है वो घिरा हुआ नहीं है तो अपरिबद्ध बोलेंगे, मीन्स अनबाउंडेड। तो ये आपको दिख रहा होगा सुसंगत क्षेत्र कैसा है, लिख देते हैं सुसंगत क्षेत्र परिबद्ध है। क्यों परिबद्ध है, क्योंकि ये घिरा हुआ है। अब परिबद्ध को क्या बोलते हैं बताइए, बाउंडेड बोलते हैं परिबद्ध को। अब आपको बिंदु ढूंढना है छायांकित के आसपास, तो आंसर शीट तो पता ही है। ए प्रकार बताया है सिद्ध करना है 15, और बी प्रकार के खिलौने बताए हैं 30, ये सिद्ध करना है। तो आपको पता है हमको कितना मिलेगा, 15, 30 मिल जाएगा। तो बिंदु हम देखते हैं पहले कितने हैं छायांकित के आसपास। एक ये है, दूसरा ये है,
और तीसरा ये है। कितने बिंदु हैं गिनो, 1 2 3 4। तो मेरे प्यारे बच्चों इन 4 बिंदु से ही आपको एक बिंदु मिलेगा और वो रहेगा 15, 30, क्योंकि प्रश्न में बोला गया था कि सिद्ध कीजिए, बोला गया था ना लास्ट में, हमने आपको बताया था। अब इसको हम रफ करेंगे और आपको लिख लेना है अधिकतम बिंदु बताएंगे। फिर भी अगर यहाँ पर सिद्ध करना है, बाई चांस अगर दूसरा प्रश्न होता मेरे प्यारे बच्चों, दूसरे प्रश्न में अगर ना देता कि सिद्ध कीजिए, बाई चांस यही प्रश्न होता परीक्षा में, ये पूछ लिया जाता कि आपको ए प्रकार के खिलौने बताना है, बी प्रकार के खिलौने बताना है, तो मेरे प्यारे बच्चों आपको पता है कि हम अभी तक जितने प्रश्न हल कर रहे थे तो वैसे ही करते हैं। तो आपको समझना है चाहे सिद्ध वाला प्रश्न हो या ना हो, तो यहाँ पर क्या लिखना है अधिकतम बिंदु, क्योंकि स्टार्टिंग में आपने क्या लिखा था, अधिकतम जेड लिखा था ना, तो यहाँ पर आपको अधिकतम बिंदु लेना है सबसे पहले। तो ठीक है, पता तो है आपको कि 15 और 30 मिलेगा। देखो कैसे मिलेगा, हम आपको बताते हैं। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको जेड वाली रेखा पर ये पटरी रख लेना है। जो सबसे बाद में बिंदु मिलेगा 1 2 3 4 में जो सबसे बाद में बिंदु मिलेगा वही होगा अधिकतम बिंदु। तो आगे बढ़ाते हैं, सबसे बाद में कौन सा मिल रहा है, फिर आपको दिखाते हैं। ये मिला था, चलो दोबारा देख लो, आगे बढ़ाओ, सबसे बाद में कौन सा मिला, यही मिला। तो समांतर रेखा खींच लो, इससे ये पता चलता है कि जेड की रेखा से ये बिंदु कितनी दूरी पे है, पता लग जाता है, पता लग जाता है दूर से ही कि मेरे प्यारे बच्चों ये अधिकतम बिंदु है। तो समांतर रेखा खींच लो, ठीक है, इसको P डाल लो, यहाँ पे क्या डाल लो, P डाल लो, डालिए ना। अब चाहो तो यहाँ पर बिंदु लिख दो, ऐसे करके बिंदु P डाल दिया। देख लो यहाँ पे लंब डालते हैं, तो लंब डालते हैं, ये देखो सीधा सीधा कहाँ पे पड़ेगा, आपको दिख रहा होगा। x अक्ष पे जब लंब डालेंगे तो x का मान मिलेगा, y अक्ष पे जब लंब डालेंगे तो y का मान मिलेगा। तो यहाँ पर हम लंब डालते हैं, आप लोग ना डालना, क्योंकि आप लोग तो ग्राफ पे बनाओगे ना, तो सीधा सीधा आपको लकीर मिल जाएगी, ठीक है। तो 5 10 15, 5 का अंतराल लिया ना, अंताखंड से अंतराल लेते हैं तो उसी अंतराल से बिंदु लिखे जाते हैं, ठीक है। चलो अब y अक्ष पे डाल दो, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सीधा सीधा। मार्कर भी ले लेते हैं, ये मार्कर सारे के सारे बदतमीजी दे रहे हैं, चल नहीं रहे हैं, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा लंब, गिन लो, 5 10 15 20 25 और 30 पे मिल गया, तो यहाँ पे लिखना है। अब आपको यहाँ पे क्या लिखना है मेरे प्यारे बच्चों, पहले इसको हम रफ कर देते हैं। 15 30 ही आंसर शीट निकालना थी, निकल गई, इसको भी हटा देते हैं, ठीक है। अब आपको नोट करना है, यहाँ पे लिखना है x बराबर कितना मिला 15 और y का मान 30। अब ए प्रकार को आपने क्या माना बताइए, ए प्रकार को माना है x खिलौने, तो x का मान 15 है, तो 15 आपको यहाँ पे लिख देना है खिलौने, ठीक है। अब आपने बी प्रकार को क्या माना है बताइए, बी प्रकार को माना था y खिलौने, y का मान कितना है 30, रख देना है, यही सिद्ध करना था, ये तो सिद्ध हो गया, ठीक है। इतना ही छोड़ सकते हो, पूरे ही नंबर मिलेंगे, लेकिन अधिकतम जेड और निकाल दो, क्या दिक्कत है, सभी प्रश्नों में निकाल रहे थे तो यहाँ पर भी निकाल दो। अधिकतम जेड बराबर आपको क्या लिखना है, यहाँ पे रुपए। अब स्टार्टिंग में जो हमने लिखा था वही लिख लो, यहाँ से देख के लिख लेते हैं, 7.5x प्लस, मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या लिखना है 7.5x प्लस का 5y। अब x और y के मान रख दो, अधिकतम जेड निकल आएगा। इसको हम रफ कर देते हैं, इसको हम रफ कर देते हैं, और x और y के मान रखना, थोड़ा इस साइड से लिखते हैं। 7.5x का मान देख लो 15, 5 गुणे y का मान देख लो कितना है 30। अब गुणा करो, फिर बाद में जोड़ देंगे, तो देख लो 15 पना 75, 7 हासिल मिल गए, 15 सत्ते 105, कितना मिलेगा 7 5 12, पूरा पूरा लिख दो, इतना मिला, और दशमलव लगा लो, ठीक है ना। 15 पना 75 की 5, 7 हासिल मिल गया, 15 सत्ते 105 और 7 112,
अब बाद में देख लो कितना है, 5 3 15, ये 150 मिल गया, जोड़ लो। तो मेरे प्यारे बच्चों जब जोड़ेंगे तो आपको पता 0.5 पहले ही लिख लो। अब देखो 2 0 2 मिलेगा, 5 और 1 6 मिलेगा, 2 0 2, 5 और 1 6, 1 और 1 2। तो ये आंसर शीट निकली है, उड़ गया ना गर्दा इसका। तो अगली क्लास में लाएंगे इससे आगे के प्रश्न। अगर ये मेरी क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने फ्रेंड सर्कल में। मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।